one small step for man, one giant leap for mankind. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Houston, we see you on a stereo, over. Tranquility Base here. The Eagle has landed. That's one small step for man. मून लैंडिंग इंसानी तारीख़ का बहुत बड़ा वाक़या कि इंसान ने चाँद पे जाके कदम रखा। तो आज का हमारा टॉपिक ये मून लैंडिंग है। हम डिस्कस करेंगे कि कितनी कोशिशों के बाद इंसान जो है और कितनी कीमती जाने इस मिशन में जाए और कितना पैसा लगा कि इंसान चाँद पे जाके पहुंचा। और फिर आज ही हम डिस्कस करेंगे कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ जो हैं। कॉन्स्पिरेसी का मतलब है साजिश। बाज़ लोग कहते हैं कि ये जो मून लैंडिंग है ये सारा एक साजिश के तहत एक फ़िल्म बनाई गई, स्टूडियो में इसको फिल्माया गया, स्टूडियो में इसकी रिकॉर्डिंग की गई। इंसान वाक़ियतन हकीकतन चाँद पे नहीं गया, ये सारा एक स्टूडियो में बनाई गई फ़िल्म है। पहले देखें जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं, जो कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ को मानने वाले, उनके जो एतराज़ हैं वो देखने पे वो भी वैलिड लगते हैं, लेकिन इनको कई दफ़ा जो है ना रिजेक्ट किया गया है। पहला उनका जो बड़ा एतराज़ है मून लैंडिंग पे किया जाता है, जब वहाँ पे अमेरिकी झंडा लहराया गया तो वीडियो में वाज़े देखा जाता है कि झंडा जो है ना लहरा रहा है, देखने से ऐसे नज़र आ रहा है। तो वो कहते हैं चाँद पे तो हवा ही नहीं है, कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं है, गैस ही नहीं है, तो किस तरह वो झंडा लहरा रहा है। एक ये उनका एतराज़ है। जो दूसरा बड़ा एतराज़ है वो ये कहते हैं कि एक दफ़ा इंसान चाँद पे पहुँच चुका है। जब बंदा एक दफ़ा किसी जगह जाए तो दोबारा जाना बड़ा आसान हो जाता है। तो उसके बाद इतना अरसा हो चुका है, दोबारा यानी तकरीबन 50 साल से ज़्यादा हो चुका है, दोबारा फिर क्यों लोग चाँद पे नहीं गए? वो एक ही दफ़ा क्यों गए? अब तो इजी हो जाता, दोबारा कोई जाता, दोबारा क्यों नहीं गया? ये भी उनका एक एतराज़ है। दूसरा उनका एक और बड़ा एतराज़ है कि जो फ़िल्म हम देखें नासा ने पेश की मून लैंडिंग की, तो आसमान पे स्टार्स नज़र नहीं आ रहे, सितारे नज़र नहीं आ रहे। स्टार तो नज़र आने चाहिए, क्यों नज़र नहीं आ रहे? तो उनका एतराज़ है भाई ये जो है ना एक फ़िल्म जो बनाई गई तो इसलिए इस पे स्टार नहीं दिखाए गए। अगर स्टार्स दिखाते तो लाजमी तौर पे पता चल जाता, क्योंकि स्टार्स की पोजीशन से भाई ये जो है ना ज़मीन पे किस जगह ये फ़िल्म बनाई गई है। तो स्टार्स की पोजीशन इसलिए नहीं दिखाई गई, तो उन्होंने इसको छुपाए रखा ताकि लोगों को इस बात का पता ना चल सके। इसी तरह एक जब हम इस फ़िल्म को देखते हैं मून लैंडिंग की, ये जो डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती है, उसमें साइंटिस्ट के जो शेडो हैं, साए हैं, वो मुख्तलिफ़ डायरेक्शन में नज़र आ रहे हैं, एक चीज़ के मुख्तलिफ़ साए बनते नज़र आ रहे हैं। वो कहते हैं ये क्योंकि फ़िल्म बनाई गई थी, इसके लाइट के मुख्तलिफ़ सोर्सेज थे, तो इसलिए साए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और इसी तरह एक तस्वीर बड़ी एक और जो है ना दिखाया जाता है, एक तस्वीर बड़ी मशहूर है कि नील आर्मस्ट्रांग जो बुज़ आल्ड्रिन की तस्वीर बनाते हैं, ये तस्वीर बड़ी मशहूर है। उसमें नील आर्मस्ट्रांग के हाथ में कोई कैमरा नज़र नहीं आ रहा। वो कहते हैं ये तस्वीर कैसे बना दी उसने। तो ये जो है ना इस तरह के एतराज़ात हैं जो इस थ्योरी इस पे किए जाते हैं मून लैंडिंग के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको वो वाक़या बताता हूँ, वो जो ये जो तारीख़ी इवेंट था, इसकी इब्तिदा क्यों हुई, मून लैंडिंग की ये जो कोशिश है इसकी इब्तिदा कैसे हुई, और क्यों इंसान के जहन में आया कि चाँद पे पहुँचा जाए। तो किस तरह से वो स्पेस क्राफ्ट बनाया गया और कैसे फिर वापस आया गया चाँद पे जाके। ये भी लोगों के भी चले ज़मीन से तो चले गए रॉकेट, वापस कैसे आए? तो ये सारी बातें मैं पहले आपको बताता हूँ, फिर इन एतराज़ का जवाब देंगे। 1955 से 1975 का दौर अमेरिका और रशिया के दरमियान स्पेस कोल्ड वार का दौर कहलाता है, क्योंकि इस दौर में ये दोनों बड़े मुल्क ये कोशिश करते रहे कि वो स्पेस में अपनी बर्तरी कायम करें, यानी स्पेस में उसके बराबर कोई ना आ सके। 1961 में यूरी गागरिन स्पेस में जाने वाले पहले इंसान बन जाते हैं। यूरी गागरिन का ताल्लुक रूस से था। इस तरह रूस स्पेस के मैदान में अपनी बादशाहत कायम कर लेता है। ज़ाहिर है अब अमेरिका की बारी थी कि वो इससे बड़ा कोई कारनामा सरे अंजाम देकर दोबारा अपनी बादशाहत कायम कर सके।
25 मई 1961 को अमेरिकी सदर ये ऐलान करते हैं कि वो साइंसदानों को चांद पर पहुंचाएंगे। वो ये भी ऐलान करते हैं कि ये काम वो इसी अशरे के इख्तिताम तक सरे अंजाम दे लेंगे, यानी 1970 से पहले वो इंसान को चांद पर भी ले जाएंगे और बाहिफाजत वापस भी लाएंगे। इस मकसद के लिए अमेरिकी खलाई इदारे नासा को एक बहुत बड़ी रकम देकर इस काम के लिए अहकामात दिए जाते हैं कि उन्होंने ये मिशन मुकम्मल करना है। इस मकसद के लिए नासा ने स्पेस क्राफ्ट की तैयारी और इंसान को स्पेस में भेजने के लिए मुख्तलिफ तजर्बात शुरू कर दिए। इस मिशन का नाम अपोलो मिशन रखा गया। 1963 से लेकर 1967 तक बग़ैर इंसान के मुख्तलिफ रॉकेट को खला में भेजा गया और तजर्बात किए गए। फरवरी 1967 में नासा ने पहला ऐसा तजर्बा करना चाहा जिसमें 3 एस्ट्रोनॉट्स को खला में भेजना चाह रहे थे। इस तजर्बे का नाम उन्होंने अपोलो 1 मिशन रखा, लेकिन ये तजर्बा बुरी तरह नाकाम हुआ। स्पेस क्राफ्ट के सर्विस केबल में लगने वाली आग से तीनों एस्ट्रोनॉट्स मारे गए। इसके बाद अपोलो 2, अपोलो 3, 4, 5 और अपोलो 6 मिशन रवाना किए गए खला में। ये सारे तजर्बाती मिशन थे और बग़ैर इंसानों के थे। आखिरकार अक्टूबर 1968 में अपोलो 7 का कामयाब तजर्बा होता है और नासा पहली बार इंसानों को खला में भेजने और वापस लाने में कामयाब होता है। इसके बाद अपोलो 8, 9, अपोलो 10 मिशन भेजे गए और स्पेस क्राफ्ट के मुख्तलिफ हिस्सों का तजर्बा किया गया। आखिरकार 9 साल के वसी तजर्बात के बाद 16 जुलाई 1969 को नासा ने अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया। इस मिशन ने इंसानों को चांद पे ले जाना था। स्पेस क्राफ्ट को ज़मीन से खला में ले जाने के लिए स्टर्न V5 रॉकेट इस्तेमाल किया गया। अपोलो 11 मिशन के लिए जो स्पेस क्राफ्ट बनाया गया उसके 3 हिस्से थे। इसके पहले हिस्से का नाम कमांड मॉड्यूल, दूसरे हिस्से का नाम सर्विस मॉड्यूल, जबकि तीसरे हिस्से का नाम लूनर मॉड्यूल रखा गया। पहले दोनों हिस्सों यानी कमांड मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल को CSM कहा जाता है, यानी कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल। यानी बेसिकली चांद पे जाने वाला स्पेस क्राफ्ट 2 बुनियादी हिस्सों में तकसीम था, एक CSM और दूसरा लूनर मॉड्यूल। अब इसके काम समझें आप दोनों हिस्सों के। चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद लूनर मॉड्यूल CSM से अलहदा हो जाएगा। CSM से अलहदा होने के बाद लूनर मॉड्यूल चांद की सतह पे उतरेगा, जबकि CSM चांद के ऑर्बिट में ही चक्कर लगाता रहेगा। तजर्बात मुकम्मल करने के बाद यानी चांद की सतह से जब तजर्बात मुकम्मल कर लेंगे तो वापस आने के लिए लूनर मॉड्यूल वापस आकर CSM से अटैच होगा और फिर ये ज़मीन पे वापस आएंगे। अपोलो 11 के इस तारीख़ी मिशन में 3 एस्ट्रोनॉट्स ने हिस्सा लिया। इस मिशन के कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। कमांड एंड सर्विस मॉड्यूल के पायलट बुज़ ऑल्ड्रिन, जबकि जो लूनर मॉड्यूल था उसके पायलट माइकल कॉलिंस। स्टर्न V5 रॉकेट में, यानी वो रॉकेट जो स्पेस क्राफ्ट को खला में ले जाएगा, कैरोसिन ऑयल, लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। स्टर्न V5 रॉकेट की 2 स्टेजेस थीं। एक स्टेज ने स्पेस रॉकेट को, यानी ये जो स्पेस क्राफ्ट था, इसको ज़मीन से खला में यानी ज़मीन की ऑर्बिट में लेके जाना था, जबकि दूसरी स्टेज ने ज़मीन की ऑर्बिट से इस स्पेस क्राफ्ट को चांद की ऑर्बिट में पहुंचाना था। लॉन्च होने के तकरीबन 10 मिनट बाद इस रॉकेट ने स्पेस क्राफ्ट को ज़मीन की ऑर्बिट में पहुंचा दिया। ज़मीन के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद स्पेस क्राफ्ट ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाने लगा। इसी दौरान एस्ट्रोनॉट्स ने मिशन कंट्रोल से ट्रांस लूनर इजेक्शन की इजाज़त मांगी, यानी ज़मीन की ऑर्बिट को छोड़कर चांद के ऑर्बिट की तरफ सफ़र करना। इसे ट्रांस लूनर इजेक्शन कहते हैं। मिशन कंट्रोल ज़मीन पर ही मौजूद था जो इस स्पेस क्राफ्ट को मॉनिटर कर रहा था। मिशन कंट्रोल से इजाज़त मिलने के बाद एस्ट्रोनॉट्स ने ज़मीन के ऑर्बिट से चांद के ऑर्बिट की तरफ सफ़र शुरू किया।
इस मकसद के लिए स्टर्न V5 रॉकेट की 3rd स्टेज को इस्तेमाल किया गया। आखिरकार ट्रांसलूनर इजेक्शन के 3 दिनों बाद 4 लाख किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद ये स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में पहुंचने में कामयाब हुआ। ये 19 जुलाई 1969 का दिन था जब ये स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में दाखिल हुआ। चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के बाद स्पेसक्राफ्ट 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। CSM अलहदा हुआ जबकि लूनर मॉड्यूल CSM से वो भी अलहदा हो गया। CSM में माइकल कॉलिंस मौजूद थे और ये चांद के ऑर्बिट में ही घूमता रहा, यानी चांद की सतह पे माइकल कॉलिंस को जाना नसीब ना हुआ। लूनर मॉड्यूल में नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज़ ऑल्ड्रिन मौजूद थे। इसका नाम ईगल रखा गया। चांद के ऑर्बिट से निकलने के बाद लूनर मॉड्यूल ने चांद की सतह की तरफ सफ़र शुरू किया। आखिरकार 20 जुलाई 1969 का वो तारीख़ी दिन जिस दिन ये लूनर मॉड्यूल, जिसको ईगल का नाम दिया गया, इसने चांद की सतह पे लैंड हुआ। सबसे पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग इस लूनर मॉड्यूल से बाहर आए और चांद की सतह पे कदम रखा और ये तारीख़ी अल्फाज कहे, One small step for man, one giant leap for mankind. इनके बाद बज़ ऑल्ड्रिन भी लूनर मॉड्यूल से बाहर आ जाते हैं। ये दोनों तकरीबन 2.5 घंटे तक चांद की सतह पे रहते हैं और चांद पे मुख्तलिफ साइंसी आलात नस्ब करते हैं। इसके साथ साथ वो चांद की सतह से मिट्टी और पत्थरों के सैंपल भी इकट्ठे करते हैं और चांद के मुख्तलिफ हिस्सों की तस्वीरें और वीडियोज़ भी बनाते हैं। साइंसी आलात नस्ब करने के साथ साथ उन्होंने चांद की सतह पर एक अमरीकी झंडा भी नस्ब किया और एक तख्ती भी लगाई जिस पर ये अल्फाज लिखे हुए थे, हेयर मैन फ्राम द प्लैनेट अर्थ फर्स्ट सेट फुट अपॉन द मून जुलाई 1969 वी केम इन स्पेस फॉर ऑल मैनकाइंड। चांद की सतह पर वक्त गुजारने के बाद मुकर्ररा वक्त पर लूनर मॉड्यूल चांद की सतह से टेक ऑफ करता है। लूनर मॉड्यूल में मौजूद इंजन की प्रोपल्जन की मदद से ये वापस चांद के ऑर्बिट में पहुंचता है और चांद के ऑर्बिट में मौजूद CSM के साथ अटैच हो जाता है। फिर ये ज़मीन के ऑर्बिट की तरफ वापसी का सफ़र शुरू करते हैं और 4 दिन का सफ़र तय करने के बाद बिल आखिर 24 जुलाई 1969 को अपोलो 11 का स्पेस क्राफ्ट ज़मीन पर वापस बखैर आफियत से पहुंच जाता है। इस तरह ये अजीम मिशन पाया तकमील को पहुंचता है। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने देखा है और सुना है किस तरह ये अजीम जो इवेंट था मून लैंडिंग ये पेश आया, किस तरह से ये अजीम कारनामा सर अंजाम दिया गया। अब जो एतराज़ात थे अब उनका जवाब देखें। पहला जो बड़ा एतराज़ है, भाई झंडा क्यों नहीं लहरा रहा। तो ये जो है ना सवाल नासा के साइंटिस्ट के जहन में भी था, भाई आसमान चाँद पे जाएंगे वहाँ तो एटमॉस्फेयर तो होना नहीं है, तो ज़मीन से ही झंडे को लहराने के लिए जो स्टिक यूज़ की गई वो आम तौर पे तो वर्टिकली होता है ना, झंडे को लहराने के लिए स्टिक होता है, लेकिन इसकी जो सिस्टम था वर्टिकल के साथ हॉरिजेंटल राड भी उसके अंदर यूज़ किया गया कि जो झंडे को हॉरिजेंटल भी उस तरीके से मतलब है वो सीधा कर दे, वर्टिकल के साथ हॉरिजेंटल। और जब वो साइंटिस्ट नील आर्मस्ट्रॉन्ग इसको खोल रहे थे तो वो जो हॉरिजेंटल पोर्शन था वो ठीक तरीके से वीडियो में भी देखा जा सकता है, खुला नहीं था, तो इसलिए उसमें थोड़े से बाल नज़र आते हैं झंडे के अंदर। और जब हम इसको गौर से देखते हैं तो जब वो झंडे को हाथ लगाते हैं उसी वक्त झंडा हिलता है। उनके हाथ लगाने से हवा का तो वाकई उसमें वहाँ पे मौजूद नहीं थी। तो ये उसका जवाब सिंपल सा, इसमें कोई वो रॉकेट साइंस इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, दोबारा जो वो कहते हैं दोबारा फिर क्यों नहीं गए, एक दफ़ा तो हो गए अब दोबारा भी जाते हैं। तो मैंने आपको बताया है इस मून लैंडिंग के ऊपर कितना खर्चा आया। आज के दौर में $100 बिलियन के करीब खर्चा आया। तो दोबारा इतना बड़ा ख़र्चा और इतनी बड़ी एफ़र्ट, ये देखें 10 साल की मेहनत थी, तो दोबारा इतना बड़ा ख़र्चा कौन करे। अब जो अचीवमेंट थी वो तो अचीव हो गई हैं,
तो इसलिए इतने एक्सपेंसेस की वजह से अमेरिकी जो कौम थी वो भी पे एतराज़ करने लगी भी चाँद पे जाने के लिए जिसका कोई हासिल वसूल है नहीं, आपने इतना ख़र्चा नासा ने कर दिया। तो इसलिए इसका यही है भाई, एक एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है। $100 बिलियन को आप अपने जहन में लेके कितनी बड़ी रकम है। तो यही है बस, और कोई इसका इशू नहीं है। अब दोबारा जाना चाहें, इतना पैसा खर्च करें तो दोबारा भी आज के दौर में तो इससे भी ज़्यादा रकम यूज़ होगी। इसी तरह साए की जो बात होती है भाई, एक साइंटिस्ट के या इनके साए बहुत ज़्यादा हैं। तो चाँद पे एक तो ये देखें सूरज की रोशनी है, सूरज के अलावा चाँद की जो अपनी भी लाइट को मुनक़िस करता है तो उसकी भी रोशनी होती है। तो इस तरह साए बनना ये बिल्कुल साइंटिफिकली, इसको आप रॉन्ग नहीं कह सकते, ये बिल्कुल साइंटिफिक है, क्योंकि चाँद भी तो लाइट को मुनक़िस कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। डिफरेंट शेडो या साए का बनना, ये इसमें कोई वो गलत बात नहीं है। अच्छा, एक और बात भी की जाती है कि जो वीडियो है इसमें आसमान पे सितारे क्यों नज़र नहीं आ रहे। तो आज देखें इतनी तरक्की याफ्ता और जदीद कैमरे हैं, तो अगर हम इससे भी रात के वक्त वीडियो बनाएं ना, आसमान पे स्टार्स नज़र नहीं आते। तो उन दौर में तो कैमरों की जो है ना इतनी सलाहियत नहीं थी, वो लो क्वालिटी के थे, तो उस पे आसमान पे स्टार नज़र ना आना तो ये कैमरे की लो क्वालिटी है, बाकी इसमें और कोई बात नहीं है। इसी तरह एक तस्वीर पे जो इतराज़ किया जाता है जो नील आर्मस्ट्रांग ने बज़ आल्ड्रिन की बनाई, भाई उसमें नील आर्मस्ट्रांग के हाथ में कैमरा तो है नहीं, उसके जो हेलमेट में नज़र आ रहा है। तो इसका जो कैमरा था उन्होंने हाथ में नहीं पकड़ा हुआ था इतने बड़े मिशन का, ये कैमरे उनके लिबास में, उनके जो थे उनमें फिट थे, तो उससे ऑटोमेटिकली ये तस्वीरें और वीडियोस बन रही थी। तो हाथ में वो कैमरे तो उठाए हुए नहीं थे। तो ये जो अजीम कारनामा है ना, इस पर खाम खा के एतराज़ नहीं करने चाहिए। ये इंसान की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मून लैंडिंग। तो दोस्तों, आज मैंने कोशिश की है कि सिंपल अंदाज में आपको बता सकूं कि ये मून लैंडिंग का जो अजीम कारनामा है किस तरह सर अंजाम दिया गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं अपनी कोशिश में कामयाब हो गया हूँगा, और ये जो एतराज़ है इसका भी मैंने जवाब दिया है। तो अगर आपके जहन में कोई सवाल है, मेरे स्टूडेंट के जहन में या किसी नाज़रीन के जहन में, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मून लैंडिंग के बारे में। तो उम्मीद करते हैं हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो हर वीडियो की तरह हमारे जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भी लाइक कर लें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। बहुत जल्दी मिलते हैं एक और साइंटिफिक जो है ना इस तरह की मज़ेदार वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।